कि ये सरकार उस अडानी और अंबानी के साथ रहती है जिसने 50-60 हजार करोड़ रुपया इनके चुनाव पर खर्च किया है, या जनता के साथ रहती है जिस जनता ने वोट दे करके इनकी सरकार बनाई है। और ये भी कहा था कि ये 100 दिन की बात इन्होंने की है महंगाई कम करने की, ये 10 साल में भी महंगाई कम नहीं कर सकते। उसके कारण मैंने बताए थे। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने मिल करके इस देश को गर्त में डाल दिया है और इसका खामियाजा यह देश लंबे अरसे तक भुगतेगा। और देश को अब सोचने का वक्त आ गया है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचे ये लोग देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं। सर, एक बहुत बड़ी परिस्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो है युद्ध की वजह से इतनी बदली हुई हैं कि देश में अब किल्लत दिखाई देने लगी है। सिलेंडर की लंबी लाइनें लग रही हैं, लोग फ्यूल पर जा रहे हैं, पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं है। तमाम परिस्थितियां सामने हैं। उसके बाद भी यहाँ की जितनी भी तमाम एसोसिएशन कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे कोई गलतफहमी सरकार के बारे में नहीं थी। 16 मई 2014 को मैंने कहा था, जिस दिन मोदी जी चुनाव जीते थे, उस दिन मैंने कहा था कि अगर अहंकार अहमदाबाद से चलकर दिल्ली आ रहा है तो भारत अपने इतिहास के सबसे असफल और अयोग्य प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है। ही विल बी मोस्ट फेल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। उसी दिन मैंने कहा था कि अगर पुरानी विदेश नीति को भारतीय जनता पार्टी कायम भी रख पाई तो इसका भारत देश के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि विदेश नीति तय करना भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का बस की बात नहीं है। विदेश नीति वो लोग तय करते हैं जो आज से 25-50 साल आगे देखते हैं, और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की पूरी जमात हमेशा 5,000-10,000 साल पीछे देखती है। इसलिए वो विदेश नीति तय नहीं कर पाएगी। पुरानी विदेश नीति कायम भी रख पाई तो उसका देश पर एहसान होगा। मैंने तब ये कहा था कि आर्थिक नीति के सवाल पर 6 महीने में तय होगा कि ये सरकार उस अडानी और अंबानी के साथ रहती है जिसने 50-60 हजार करोड़ रुपया इनके चुनाव पर खर्च किया है, या जनता के साथ रहती है जिस जनता ने वोट दे करके इनकी सरकार बनाई है। और ये भी कहा था कि ये 100 दिन की बात इन्होंने की है महंगाई कम करने की, ये 10 साल में भी महंगाई कम नहीं कर सकते। उसके कारण मैंने बताए थे। और मेरी 16 मई 2014 को कही गई एक बात सही साबित हुई। विदेश नीति में ध्वस्त कर दिया इन्होंने। सारे हमारे जो पड़ोसी थे, जो हमारे छोटे भाई की तरह रहा करते थे, वो आग दिखाने लगे, वो बराबरी करने लगे, हमसे दूर हट करके चीन की गोद में जाके बैठ गए, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने लगे। वरना वो स्वतंत्र निर्णय नहीं लेते थे, हर निर्णय के लिए वो हमारी तरफ देखते थे। तो इस सरकार ने पड़ोसियों से संबंध बिगाड़ लिए। रूस हमारा सबसे पुराना दोस्त हुआ करता था, हर अच्छे बुरे वक्त का आजमाया हुआ दोस्त हुआ करता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक जो भूखा नंगा देश था जिसको अंग्रेज चूस के गया था, उसकी बागडोर संभाली थी। जो दंगे का ग्रस्त था देश, उसकी बागडोर संभाली थी। और तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक चीज ये तय की थी कि हम न रूस के खेमे में रहेंगे, न अमेरिका के खेमे में रहेंगे, हम एक स्वतंत्र खेमा लेके चलेंगे। और उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था, और उन्होंने रूस से भी जो हासिल करना था वो भी लिया, अमेरिका से भी हासिल करना था वो भी लिया, और निर्गुट आंदोलन के रूप में 100 से ज्यादा देशों के वो लीडर बन करके रहे। और एशिया से संबंधित हर बड़े फैसले में उनकी बात सुनी जाती थी। दुनिया के जिस भी बड़े देश में वो जाते थे उनका ग्रैंड वेलकम होता था, 100 देशों के नेता के रूप में होता था। और भारत के एक विद्वान और बहुत अच्छे एक बड़े प्रधानमंत्री के रूप में उनका स्वागत होता था। लेकिन इस सरकार ने सारा कुछ ध्वस्त कर दिया। रूस जो हमारा सबसे अच्छे बुरे वक्त का दोस्त था, जब बांग्लादेश के सवाल पर अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेज दिया तो रूस के पनडुब्बियां चल के चली आई और 7वां बेड़ा कुछ नहीं कर पाया, और हमला बांग्लादेश को युद्ध में हम सफल साबित हुए। हमने बांग्लादेश को अलग कर दिया पाकिस्तान से। ये सब उदाहरण सामने हैं। लेकिन सिर्फ कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा से नफरत के नाम पर रूस से दूरी बनाने वाले लोग चीन की गोद में तो बैठ गए, क्योंकि चीन के साथ इनके हित निहित हैं। खुद ये चीन से ट्रेनिंग लेने जाते हैं, और चीन से सिर्फ सरकारी संबंध नहीं है, बल्कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी आती है और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मीटिंग करती है, जिसमें बार बार ये सवाल उठाया गया कि आप लोग उनसे क्या मीटिंग करते हो, देश को बताओ, जो उन्होंने आज तक नहीं बताया। इसका परिणाम ये निकला, अमेरिका कभी हमारा बहुत खास दोस्त नहीं रहा। हमारा साथ वो सिर्फ तब देता रहा जब उसने देखा कि रूस हमारे साथ है। बैलेंस करने के लिए वैसे वो पाकिस्तान के साथ रहता था, हर अच्छे बुरे वक्त में उसने पाकिस्तान को पैसा भी दिया और हथियार भी दिए, लेकिन कुछ चीजें हमको भी दे देता था सिर्फ बैलेंस करने के लिए। उस अमेरिका की गोद में खेलने के चक्कर में पूरी अर्थव्यवस्था भी बर्बाद कर दी गई और देश की विदेश नीति भी बर्बाद की गई। ईरान, इराक, अरब कंट्री, दुबई,
ये सारे देश भारत के दोस्त हुआ करते थे। तमाम मुद्दों पर इन सब ने हमारे से दोस्ती निभाई, एक लंबे अरसे से ये लोग हमारे दोस्त थे। लेकिन इन परिस्थितियों में ईरान से जो चाबहार पोर्ट, एक तरफ चीन सिल्क रोड बना रहा है, चीन और पाकिस्तान मिलकर के, जिससे बहुत दूर तक व्यापार भी कर सकते हैं वो, और सुरक्षा की दृष्टि से भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तब ईरान ने हमको प्रस्ताव किया कि हम और आप मिलकर के एक रोड बनाते हैं, और चाबहार पोर्ट उसने हमको ऑफर किया, जिस चाबहार पोर्ट पर हमारा बहुत सारा पैसा लगा है और उसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते थे पाकिस्तान को भी। और चाबहार से लेकर के एक लंबा रोड निकलना था, जिससे हम अफगानिस्तान से लेकर यूरोप तक हम व्यापार कर सकते थे, और सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारा वर्चस्व रह सकता था। लेकिन अमेरिका के दबाव में ईरान से तेल लेना हमने बंद कर दिया, जो सबसे सस्ता हमको तेल मिलता था। अमेरिका दबाव में चाबहार पोर्ट से हम बाहर निकल गए, और चाबहार पोर्ट में हमारी जो पैसा लगना था, हमने नए बजट में उस पैसे को पास भी नहीं किया। ये सारी परिस्थितियां हैं। अब हालात यह है कि ईरान अमेरिका को भी कहीं का नहीं छोड़ रहा है, और इजराइल तो कहीं का छूटा ही नहीं। दोनों गिड़गिड़ा रहे हैं, अमेरिका और इजराइल दोनों रूस इत्यादि देशों से बात कर रहे हैं कि किसी तरह से युद्ध खत्म कराओ, क्योंकि उनकी हालत खराब हो चुकी है। और ईरान इसमें 21 साबित हुआ है, इस पूरी लड़ाई में ईरान अब तक 21 साबित हुआ है। उधर होर्मुज जो कैनाल है, जहां से सारा तेल आता है पूरे अरब देशों का, और इराक इत्यादि से तेल आता है, उस पर ईरान का कब्जा है। ईरान ने धमकी दे दी है, इधर से चीन के अलावा और रूस के अलावा किसी के जहाज नहीं निकल सकते, अन्य कोई भी जहाज अगर निकलेगा तो हम उसके ऊपर हमला करेंगे। और वो सारे जहाज निकलने बंद हो गए हैं। उसी रास्तों से पूरी दुनिया को, यूरोप से लेकर के और तमाम देशों में तेल आता है। परिणाम ये हुआ कि हम एक तरफ ईरान के सस्ते तेल से वंचित हो गए, दूसरा उधर ये हुआ कि अमेरिका ने हमको धमकी दे दी कि आप रूस से तेल नहीं लोगे। हमने तेल लेना बंद कर दिया। अब अमेरिका को इजाजत, अब हमारी ये कमजोरी है, अमेरिका ने कहा कि हम आपको इजाजत देते हैं कि आप 1 महीने तक रूस से तेल ले लो। अमेरिका कौन होता है? हम एक सार्वभौमिक देश है, स्वतंत्र देश है, हमको इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है कि वो बताए कि हम किससे तेल लें किससे ना लें? ये भारत की विदेश नीति कभी नहीं थी, ये भारत की नीति कभी नहीं थी। लेकिन इस नाकाम और निकम्मी सरकार, सिर्फ अमेरिका ने तेल के लिए बोला है, अगर उनकी तो जो व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी है, उन्होंने तो ये तक कहा है कि इंडिया इज अ गुड एक्टर। वो देखा मैंने। लेकिन सवाल है कि अमेरिका कौन होता है आपको डिक्टेट करने वाला? की कूटनीति चल रही है सर, ये वही मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका कौन होता है हमको डिक्टेट करने वाला? हमारा देश इतना कमजोर कब से हो गया कि कोई देश हमको डिक्टेट करेगा, वो बताएगा हम क्या खाएं क्या पिए, कहाँ जाए कहाँ ना जाए, किस देश से संबंध रखें किससे ना रखें। आपको ध्यान होगा मनमोहन सिंह उसी अमेरिका में राष्ट्रपति के बगल में खड़े हुए थे, और उस समय इसी तरह का कोई सवाल उठाया गया था। मनमोहन सिंह ने कहा था कि अमेरिका हमारा दोस्त है, लेकिन दूसरा दोस्त हमारा कौन होगा वो हम तय करेंगे, वो अमेरिका नहीं तय करेगा। राष्ट्रपति के बगल में खड़े होकर के मनमोहन सिंह ने यह कहा था। जिस मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कहा करते थे, वो भी इतने स्ट्रांग साबित हुए थे। सवाल यह है कि इस बुरी हालत में देश को क्यों पहुंचा दिया? मैंने उस दिन भी आपकी चर्चा में कहा था कि अगर देश बर्बाद हो रहा है एक नरेंद्र मोदी की वजह से, तो नरेंद्र मोदी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक आदमी का दुष्परिणाम, एक आदमी का खामियाजा पूरा देश को भुगते। आज देखिए सब जगह जगह पेट्रोल के लिए, गैस के लिए लाइन लग रही है, चीजें महंगी होती जा रही हैं। 2-4 दिन और बीतेगा तो पेट्रोल और महंगा होगा, और जो ही पेट्रोल का दाम महंगा होगा, खाने पीने की सारी चीजों के दाम बहुत महंगे हो जाएंगे। पहले ही बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से महंगाई आसमान छू रही है, और ये अगर पेट्रोल फिर महंगा हो गया तो महंगाई वहां पहुंच जाएगी कि आम आदमी का दाल रोटी खाना तक मुश्किल हो जाएगा। आखिर इन सरकार को जिसको बनाया है जनता ने, जनता को सोचना चाहिए कि क्या सोच के इसको वोट दिया है। देश बर्बाद करने के लिए, देश की व्यवस्था अर्थव्यवस्था बर्बाद करने के लिए, देश की विदेश नीति बर्बाद करने के लिए, और देश की फौज को नीचा दिखाने के लिए, चीन के आगे झुक जाने के लिए, पाकिस्तान के सामने सरेंडर हो जाने के लिए, अमेरिका के सामने सरेंडर हो जाने के लिए, क्या इसके लिए सरकार बनाई गई है? इसके बारे में देश की जनता को और आपके दर्शकों को सोचना चाहिए। मैंने जो बात 16 मई 2014 को कही थी, मेरी एक एक बात अक्षरशः सही साबित हो रही है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के कारण अगर देश को नुकसान हो रहा है तो वो व्यक्ति बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो देशभक्त है तो उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और दूसरे को मौका देना चाहिए कि दूसरा विदेश नीति तय करे, अर्थनीति तय करे। हो सकता है कि दूसरा प्रधानमंत्री बनने के बाद ईरान अलाउ कर दे, वो ईरान के पक्ष में बयान दे दे। ईरान के सबसे बड़े नेता की हत्या हो गई और 6 दिन तक भारत का प्रधानमंत्री उसको शोक तक व्यक्त नहीं किया। ये तो शर्मनाक है। किसी भी देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष हो या कोई भी धर्मगुरु हो, उसकी हत्या पर शोक तक व्यक्त न करे भारत, ये भारत की नीति कब हो गई? इसलिए विनीता, देश बहुत बुरी हालत में है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने मिलकर के इस देश को गर्त में डाल दिया है, और इसका खामियाजा यह देश लंबे अरसे तक भुगतेगा, और देश को
अब सोचने का वक्त आ गया है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचे कि ये लोग देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।